सभी वरिष्ठों को नमस्कार एवं सभी कनिष्ठों को बहुत बहुत प्यार। विश्व आयुर्वेद परिषद का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ये वेबिनार रखा कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए, और इसमें जो है बाल रोग के शिक्षकों को आमंत्रित किया, जिससे कि बच्चों के बारे में क्या विशेषताएं हो सकती हैं उस पर चर्चा की जा सके। प्रथम मुझे बोलने को आमंत्रित किया गया है। मेरा जो विषय है कोरोना की संभावित तीसरी लहर, संभावनाएं, संप्राप्ति एवं लक्षण, इस पर मैं चर्चा के लिए आपके बीच उपस्थित हूं। तो पहले संभावनाओं पर चर्चा करनी है। कोरोना की तीसरी लहर पिछले मई से, इसी 2021 की मई माह से हम लोग तीसरी लहर के बारे में मीडिया में, समाचार पत्रों में, अन्य माध्यमों से सुन रहे हैं कि इसमें जो है तीसरी लहर आएगी और बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। तो नीति आयोग के सदस्य एवं भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन जी ने कहा है कि यह तीसरी लहर अवश्य संभावी है, यह निश्चित है, आएगी ही, परंतु इसकी टाइमिंग की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि यह तीसरी लहर रोकी जा सकती है कड़े उपायों द्वारा। ये कड़े उपाय हैं जो हम लोग पिछले 1.5 साल से पालन कर रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क और बार बार हाथ धोना, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचना, और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर बच्चों को जाने देना। शार्ट में इसको SMS भी हम लोग जान सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। तो तीसरी लहर, इससे बहुत सारे लोग सशंकित हैं और एक पैनिक का माहौल है, जिसको देखिए वही बच्चों के लिए स्वास्थ्य के प्रति लेकर सशंकित है, आशंकित है कि क्या होगा तीसरी लहर में। तो लहर क्या होती है? ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो लहर शब्द जो है वो रोगों के सीजन से संबंधित होती है। जैसा कि हम ऋतु संधियों में देखते हैं, ऋतु संधियां जब ठंडी खत्म होती है और गर्मी आती है, या ठंडी शुरू होती है गर्मी जाती है, उस समय ऋतु संधियां होती हैं। जैसे मार्च अप्रैल का महीना और अक्टूबर नवंबर का महीना। इसमें जो है कोई घर ऐसा नहीं होता है जहां पर कि व्याधि ना हो। बीमारियां हर घर में होती हैं, क्योंकि इन ऋतु संधियों में वायरल डिजीजेस का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। वायरल बुखार, खांसी का प्रकोप बहुत देखने को मिलता है। कोई घर हमें लगता है कि बचता नहीं है जिसके घर में खांसी, बुखार, जुकाम ना हो। इसी प्रकार लहर आती थी कई वर्षों पहले, जिसमें कि जो है ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में पीलिया का प्रकोप पता लगा कि बहुत से लोगों को अपने प्रकोप में लेता था, या गैस्ट्रोएंटराइटिस, कॉलरा का प्रकोप उस सीजन होता था। एक आज के 7-8 साल पहले ये कहा जाता था गर्मी और बरसात जो है ये डॉक्टरों का सीजन है। ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस समय संक्रामक रोग बहुत होते थे। आचार्य चरक ने भी कहा है वर्षा ऋतु जो है वो सर्वदोष प्रकोपणम है, यानी सभी दोषों का प्रकोप हो जाता है वर्षा ऋतु में। तो व्याधियां ज्यादा होती थी, लेकिन विगत कई वर्षों से लहर देखने को नहीं मिलती है संक्रामक रोगों वाली, जो वर्षा ऋतु में कॉलरा और गैस्ट्रोएंटराइटिस के होते थे। नहीं तो देखा जाता था कि गांव के गांव घर में सब लोग कॉलरा से ही पीड़ित हैं, उसमें मौतें भी बहुत ज्यादा हो जाती थी डिहाइड्रेशन की वजह से। लेकिन भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के कारण जो है, और पीने के साफ पानी के प्रयोग करने से, और सैनिटाइजेशन और शौचालय की व्यवस्था से, जो घर घर शौचालय बन गए, इससे दूषित जल जनित संक्रामक रोग जो है अब बहुत कम हो गए हैं, प्रायः देखने को नहीं मिलते हैं। इस कारण से अब ये समुदाय में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कोरोना वायरस जो है पिछले 1.5 साल से अब लहर के रूप में कहर ढा रहा है। तो संक्रमण आता है, उसका फिर पीक पहुंचता है, व्याधियां बढ़ती चली जाती हैं, एक पीक आता है और उसके कुछ समय बाद फिर प्रकोप धीरे धीरे कम हो जाता है। इसी को लहर कहते हैं।
जिस महामारी का प्रकोप किसी देश में या कई देशों में कहर बनकर आए, जिसमें मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी अधिक हो, उसे लहर कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में या व्यंग के रूप में भी समझ सकते हैं कि जो कहर ढाए वो लहर है। तो कोविड-19 पिछले 1.5 वर्ष से लगातार निष्ठुर रूप में विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर तेजी से बढ़ता है, फिर कुछ समय बाद शांत हो जाता है। हमारे भारत देश में भी 2 बार लहर के रूप में यह कोरोना आया और अब दूसरी लहर उतार की ओर है। ऐसा नहीं है कि भारत में 2 ही लहर है। भारत के कुछ प्रदेशों में दूसरी की बजाय चौथी लहर, जैसे दिल्ली प्रदेश में चौथी लहर चल रही है ये। और कुछ प्रदेश ऐसे हैं राज्यों के हिसाब से, देश के हिसाब से अलग अलग अंतराल पर बदल सकती है। वैसे अगर समग्र रूप से देखा जाए तो भारत देश में दूसरी लहर चल रही है और दूसरी लहर अब उतार के रूप में है। तो जो दूसरी लहर आई थी उसका पीक जो है 6 मई को था, जिस समय 4.14 लाख केस एक दिन में आए थे। 4.14 लाख केस 6 मई को, ये दूसरी लहर का पीक था। उसके बाद से निरंतर लगातार प्रतिदिन केस घटते जा रहे हैं और आज जो नए केस की संख्या है वो 62,480 है पूरे भारत देश में। और मौतों का आंकड़ा जो है वो 1587 है आज की डेट में। अगर उत्तर प्रदेश के हिसाब से डाटा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नए केस की संख्या आज जो है 275 है और मौतें जो है वो 67 है, यानी 67 मौतें। तो अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है, तो अगर इसको देखा जाए तो कहा जा सकता है कि 1 जुलाई के बाद ये घटकर जो है फरवरी 2021 के स्तर पर आ जाएगा, जिस प्रकार से अभी चल रहा है। तो जो संभावित तीसरी लहर है, इसके बारे में हम जान सकते हैं कि ये कब आनी है। तो विभिन्न जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं भारत सरकार के, उन्होंने जो देखा है, सोचा है, समझा है, उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर जो है, तीसरी लहर ये सितंबर अक्टूबर के आसपास आएगी। सितंबर अक्टूबर के आसपास तीसरी लहर आएगी। तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर के आसपास आएगी और उसके बाद जो है केसेस बढ़ेंगे, फिर उसका भी पीक आएगा। अभी कुछ ऐसे अनुमान है कि तीसरी लहर जो आएगी वो दूसरी लहर से भी अधिक खतरनाक, अधिक क्रूर होगी। आमतौर पर किसी भी महामारी में जो दूसरी लहर है वो पहली लहर के मुकाबले कमजोर होती है, लेकिन कोविड के संबंध में दांव उल्टा पड़ गया। इसलिए कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी और भी खतरनाक होगी। इसका कारण ऐसा रहा कि जो भी महामारी होती है वो जब आती है तो समाज में बहुत से लोग उससे प्रभावित होते हैं और उनमें उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण जो है अगली लहर में उतना प्रकोप नहीं होता है। लेकिन ये कोविड का जो वायरस है ये बहुत ही जल्दी अपने आप को म्यूटेट कर ले रहा है, जिसके कारण से ये अगली लहर में और ज्यादा कहर ढा रही है। तो तीसरी लहर में ऐसा भी हो सकता है कि पहली से ज्यादा लोग दूसरी बार में जो चपेट में आए हैं, तो पहली की तुलना में जो पॉजिटिविटी रेट है दूसरी लहर में ये 4 गुना अधिक रहा है। बहुत से लोग जिनकी जांच नहीं हुई है, ऐसे लोगों की संख्या भी अधिक है दूसरी लहर में। इन्फेक्शन हुआ, बुखार आया, इम्यूनिटी उनकी अच्छी रही और 2-4 दिन में वो ठीक हो गए सामान्य दवाइयों से, काढ़ा पी के या कुछ
पैरासीटामॉल इत्यादि औषधियां लेकर के। उनकी जांच नहीं हुई है, लेकिन वो भी कोविड पॉजिटिव थे और उनमें एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो तीसरी लहर हल्की भी हो सकती है, ये भी संभावना हो सकती है। यद्यपि जीन म्यूटेशन जो है वो इसका अधिक तेजी से हो रहा है। महाराष्ट्र में ही जो है ये पिछले 3 महीनों में जो है ये 47 बार अपना रूप बदल चुका है कोरोना वायरस, महाराष्ट्र में अकेले ही। ऐसे ऐसे डाटा जो है वो साइंटिस्ट सर्च किए हैं, तो जो डेल्टा वेरिएंट आ गया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा भी दे सकता है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जिनमें पहले इन्फेक्शन हो चुका है, ऐसे लोग पुनः इन्फेक्टेड हो सकते हैं इस तीसरी लहर में। तो संभावनाएं जो है वो कुछ भी हो सकती हैं। तीसरी लहर अधिक प्रकोपित भी हो सकती है, या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, वो तीसरी लहर जो है वो कम प्रकोपित भी हो सकती है। तो तीसरी लहर कैसे होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग जो चेतावनी भारत सरकार द्वारा जारी की जा रही है उसको कैसे और कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, जो बचाव के तरीके हैं उनका पालन कैसे कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि तीसरी लहर कैसी होगी। जैसे अभी जो है हम लोग एकदम जो है बेफिक्र हो गए हैं, बिना मास्क के इधर उधर घूम रहे हैं अनलॉक होने से, तो ये प्रक्रिया अगर रहेगी तो तीसरी लहर जरूर कहर ढाएगी। प्रोफेसर एम विद्यासागर जो आईआईटी हैदराबाद के हैं और नेशनल कोविड सुपर मॉडल कमेटी के हेड हैं, उनके अनुसार 1 जुलाई से कोविड केसेस में बहुत गिरावट होगी और लगभग 15,000 केस पर डे हो जाएंगे। जो भी आज 62,000 है वो 1 जुलाई से 15,000 केसेस तक डाउन हो जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है थर्ड वेव इसके 6 से 8 महीने बाद आएगी, यानी कि नवंबर 21 से जनवरी 22 के आसपास। तीसरी लहर का प्रकोप कितना होगा यह टीकाकरण पर निर्भर करेगा। यदि कुल केसेस की बात करें तो पहली लहर एवं दूसरी लहर में प्रभावित लोगों की संख्या लगभग बराबर है। अंतर सिर्फ इतना है कि दूसरी लहर का टाइम ड्यूरेशन कम है, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग चरमरा सी गई थी अप्रैल के माह में। पहली लहर जो है वो धीरे धीरे आई थी और उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा था, इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा था। लेकिन दूसरी लहर जो है वो कम ड्यूरेशन में ही अधिक लोगों को प्रभावित कर गई, इससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। एक और रिपोर्ट आई है एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट, ये बताती है कि तीसरी लहर की तीव्रता दूसरी लहर जैसी ही होगी। हम मौतों को कम कर सकते हैं बेहतर तैयारी के द्वारा। एवरेज ड्यूरेशन जो इस रिपोर्ट में आया है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ थर्ड वेव फॉर टॉप कंट्रीज इज 98 डेज एंड फॉर सेकेंड वेव इट वाज 108 डेज। तीसरी लहर कुछ देशों में चल रही है, उसके आधार पर यह डाटा निकाला गया है कि तीसरी लहर का ड्यूरेशन कम होगा। तो दूसरी लहर में सीरियस केसेस की संख्या 20% तक थी। तीसरी लहर में यदि सीरियस केसेस को हम घटाकर 5% तक रखते हैं तो हम मौतों का आंकड़ा दूसरी लहर के मुकाबले कम कर सकते हैं। दूसरी लहरों में जो मौत का आंकड़ा है वो 1.7 लाख है, इसको हम घटाकर तीसरी लहर में 40,000 तक कन्फाइंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई के मध्य से या अगस्त के प्रारंभ में टीकाकरण की रफ्तार 1 करोड़ प्रतिदिन की जाए। आज का अगर हम देखें तो आज 26 लाख टीके लगे हुए हैं पूरे भारत देश में, 26 लाख टीके, और कुल टीकाकरण अगर देखा जाए तो 26 करोड़ डोज लग चुकी है, जिसमें से 4 करोड़ 85 लाख डोज जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी है, और 21 करोड़ समथिंग जो है वो सिंगल डोज लगा हुआ है, एक टीका लगा हुआ है लोगों का। तो सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई के अंत तक या अगस्त के प्रारंभ में टीकाकरण की रफ्तार 1 करोड़ प्रतिदिन की जाए, तो इस प्रकार तीसरी लहर को कमजोर किया जा सकता है। नीति आयोग के सदस्य बीके सारस्वत हैं, उनके अनुसार तीसरी लहर सितंबर या अक्टूबर में आएगी, ऐसा उनका अनुमान है। तो ये लहर जो है आयुर्वेद में अगर हम चर्चा करें तो आचार्य चरक ने इसको जनपदोध्वंस कहा है, आचार्य सुश्रुत ने इसको मरक की संज्ञा दी है, आचार्य भेल ने इसको जनमार कहा है, जहां बहुत जन की हानि हो तो जनमार कहा है। तो टीकाकरण ही है जिसके द्वारा हम जो है इस तीसरी लहर को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। उसका स्पष्ट कारण ये है कि बच्चों को क्यों प्रभावित करेगी, तो जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीन अभी आई नहीं है, वैक्सीनेशन 18+ वालों का हो रहा है।
18 साल से ऊपर वालों का और 45 साल से लेकर 60 साल वालों का पहले हुआ था, अब 18 से 45 वालों का चल रहा है। तो जो एडल्ट्स हैं वो तो वैक्सीनेटेड हो जा रहे हैं, लेकिन चिल्ड्रन जो है वैक्सीनेटेड नहीं हो रहे हैं। इसलिए संभावनाएं ये हैं कि जो लहर आएगी उसमें एडल्ट बच जाएंगे, चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड नहीं है, इसलिए चिल्ड्रन पर ज्यादा कहर ढाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी WHO और एम्स का सर्वे जिसकी रिपोर्ट कल ही पब्लिश हुई है, मीडिया में आ गई है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा रहा है, WHO और एम्स का सर्वे जो हुआ है वो 10,000 बच्चों पे सर्वे किया गया है। 10,000 सैंपल लिया उन्होंने भारत के 5 राज्यों से, और इसमें ग्रामीण और अर्बन और रूरल दोनों एरिया से उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया है। तो उसमें जो है सीरो पॉजिटिविटी रेट देखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसमें 55.4% सीरो पॉजिटिविटी रेट थी। जो 10,000 सैंपल जांच किए गए उसमें 55.7% 18 साल से कम वाले बच्चों में एंटीबॉडीज मिली, सीरो पॉजिटिव पाए गए। और जो 18 साल से ऊपर के एज हैं उस ग्रुप में 63.5% सैंपल्स में सीरो पॉजिटिव निकला, एंटीबॉडीज मिली। और ये एरिया कहाँ कहाँ से इन्होंने सैंपल कलेक्ट किए हैं, तो दिल्ली का अर्बन एरिया है, अर्बन रिहायशी कॉलोनी वाला एरिया, और दिल्ली NCR से सटा हुआ फरीदाबाद का रूरल एरिया है, अगरतला का रूरल एरिया है, भुवनेश्वर का रूरल एरिया है, और गोरखपुर का रूरल एरिया है। इन 5 इलाकों से, 5 राज्यों से इन्होंने सैंपल कलेक्ट किया और उसके आधार पर ये सैंपल सर्वे करके इन्होंने अपना रिजल्ट निकाला है। तो इस आधार पर जो WHO एम्स का सर्वे कहता है, इसके आधार पर ये सीरो पॉजिटिविटी बढ़ने से बच्चों में उतना प्रकोप होने की संभावना नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया संभावनाएं। अब दूसरी जो हमारा बिंदु है संप्राप्ति, कि कोरोना व्याधि की संप्राप्ति क्या हो सकती है। तो आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान पंचम अध्याय में बताया गया है कि जो संसर्गज रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, औपसर्गिक रोग भी कहते हैं उन्हें, प्रसंगात गात संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सह शय्या आसनाच गंधमाल्य अनुलेपनात्, तो इनके सेवन से, बॉडी कांटेक्ट से, साथ सट के बैठने से, एक्सहेल्ड एयर के इनहेल करने से, साथ में भोजन करने से, एक ही शैया पर सोने से, आसन पर बैठने से, और गंध माल्य अनुलेपनात् यानी कॉस्मेटिक्स और डिओड्रेंट, सोप्स, इन सब का आपस में शेयर करने से, इन सब चीजों से जो है ये संक्रामक रोग एक दूसरे को होता है। तो ये ऋतु संधियों में होने से और ज्यादा इसका प्रकोप होता है। दोष दुष्ट समूर्छना एवं भूताभिसंग होता है। तो इसमें जो है देखा जाए तो दोष जो है इस कोरोना में, कोविड-19 में, व्याधि में दोष जो है वो सन्निपातज है। कफोल्लंघन, वात एवं पित्त, तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कफ प्रकोपित होता है, उसके साथ वात एवं पित्त का भी प्रकोप होता है। दूसरे इसमें रस धातु है। अग्नि की स्थिति इसमें मंदाग्नि होती है। आम की स्थिति अगर देखा जाए तो साम रोग है ये माइक्रो डाइजेशन और सेलुलर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है वो प्राणवाह स्रोतस और रसवाह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसमें जो स्रोतो दृष्टि का प्रकार है वो संघ है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और अति प्रवृत्ति एक्सेसिव फ्लो होता है, स्पूटम फॉर्मेशन होता है। और स्थान इसका जो है वो अपर रीजन, उरहा प्रदेश, ये ज्यादा होता है। और व्यक्त अवस्था जब इसकी आती है तो कहाँ पे व्यक्त होता है, लंग्स में, साइनसेस में, उदर, स्टमक में, हार्ट में, ब्लड में, यहाँ पर इसकी लक्षणों की उत्पत्ति होती है। तो इसकी सन्निपातिक ज्वर से और कोविड-19 की अगर तुलना की जाए लक्षणों के आधार पर, तो जो प्रथम अवस्था होती है ज्वर, कास, गले में खराश, अंगमर्द, तो ये सामान्य पूर्व रूप कहे जा सकते हैं। और कोविड-19 में जो फीवर, कफ, सोर थ्रोट और माइल्जिया, तो सन्निपातिक ज्वर के ज्वर, कास, गले में खराश और अंगमर्द से सामंजस्य रखता है। और दूसरी अवस्था इसकी जो होती है रूप अवस्था, जिसमें श्वास कष्ट होता है, रक्तपित्त और कफन स्टीमन, ये निमोनिया, रैपिड ब्रीदिंग और स्पूटम प्रोडक्शन से सामंजस्य रखता है।
और तीसरा जो इसका भेदावस्था होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी फेल्योर, मल्टी ऑर्गन फेल्योर और सेप्टिक शॉक की कंडीशन आती है, वो सन्निपातिक ज्वर के ज्वर धातुपाक अवस्था में आती है। अगर हम इसकी तुलना आयुर्वेद में करें तो आगंतुक सन्निपात ज्वर से इसका तुलना कर सकते हैं कपोलवण सन्निपात ज्वर से, और पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री जी ने अपने पुस्तक में लिखा है श्वसनक ज्वर, उससे तुलना कर सकते हैं। अगर बाल बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बाल ग्रह से इसका सामंजस्य किया जाए तो पितृ ग्रह जो है, कोविड-19 के बहुत सारे लक्षण पितृ ग्रह में मिलते हैं। अतिसार पितृ ग्रह में नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे लक्षण और सब जो है वो पितृ ग्रह के लक्षणों से सामंजस्य रखते हैं। अब हम इसके लक्षणों पे ऊपर आते हैं, जो अंतिम बिंदु है हमारे चर्चा का, कि क्या क्या लक्षण होते हैं। तो 8 माह से 16 वर्ष तक के बच्चों में जो लक्षण देखे गए हैं, अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो अभिभावकों को सतर्क होना चाहिए कि बच्चे की स्किन में किसी तरह की सूजन हो तो कोरोना जांच के लिए फिर तैयार होना चाहिए, कोरोना जांच कराने के लिए जाना चाहिए। आंखें अगर लाल हो रही, कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, स्किन कलर चेंज हो रहा है, स्किन में रैसेस हो रहे हैं, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है बच्चे को पेट दर्द, उल्टी, दस्त, भोजन में अरुचि हो गई है या मुंह का स्वाद गायब हो गया है, तो ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और कोरोना की तरफ संभावनाएं हो सकती हैं। बच्चों में जो लक्षण मिलते हैं, जो अभी तक दूसरी लहर तक मिले हैं, उसमें 63% केसेस में फीवर प्रेजेंट रहा है, हेडेक, बॉडी एक, थकान ये हो सकता है। फीवर और कफ ये सबसे ज्यादा मिलता है। कफ जो है 34% बच्चों में मिला है। सांस में दिक्कत मिल सकती है, पुअर फीडिंग हो सकता है बच्चों का, और डायरिया और वोमिटिंग 20% बच्चों में देखने को मिला है लक्षण। तो कुछ ऐसे साइन हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको कि डेंजर साइन बोलते हैं। घर पे जो बच्चे हैं उनमें अगर ये साइन दिख रहे हैं तो बच्चे को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से लक्षण है? हाई फीवर लास्टिंग बियॉन्ड 3 डेज, 3 दिन से अधिक हो गया और हाई फीवर चल रहा है। डिक्रीज्ड ओरल इनटेक बाय चाइल्ड, बच्चा अगर ठीक से भोजन नहीं कर रहा है पहले की अपेक्षा, और चाइल्ड बिकमिंग लिथार्जिक, बच्चा सुस्त तो रह रहा है, खेल नहीं रहा है, बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट, सांस की गति बढ़ गई है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन बिलो 95% जा रहा है, तो ऐसे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने की तुरंत जरूरत है। और कुछ और चीजें हैं, कुछ साइन हैं कि हॉस्पिटलाइज कब करना है बच्चों के, अब डॉक्टर के पास कब ले जाना है। अगर रेस्पिरेटरी रेट जन्म से लेके 2 महीने तक के बच्चे का मोर देन 60 पर मिनट है तो तुरंत डॉक्टर को ले जाना है। 2 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चे में अगर रेस्पिरेटरी रेट 50 से अधिक है प्रति मिनट, और 1 साल से 5 साल के बच्चे में रेस्पिरेटरी रेट 40 प्रति मिनट से अधिक है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। और 5 साल से ऊपर के बच्चे अगर उनका रेस्पिरेटरी रेट 30 से ऊपर जा रहा है प्रति मिनट तो डॉक्टर के दिखाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर चेस्ट इंड्राइंग, मतलब उनकी पसली अंदर की तरफ खिंच रही है, घर्र घर्र की आवाज आ रही है, बच्चा जो है नीला या पीला दिख रहा है, साइनोज्ड दिख रहा है, पैलर दिख रहा है, उसके पेरिफेरीज, हाथ पैर ठंडे लग रहे हैं, आंखें धसी हुई, मुंह सूखा हुआ, या सीवियर डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग है, पेट में तेज दर्द है, बच्चा बहुत ठीक से दूध नहीं पी रहा है, सुस्त है, बहुत ड्राउजी है, लिथार्जिक है, और बच्चे को कुछ विक्षेप, आक्षेप, कन्वल्जन्स आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना है। ये लक्षण बच्चों में कोरोना से मिल सकते हैं। हालांकि कोविड-19 से संक्रमित 80 से 90% बच्चे लक्षण रहित होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। केवल 10 से 20% बच्चे ही सिम्प्टोमेटिक होते हैं, लक्षण युक्त होते हैं, और उनमें भी 1 से 3% बच्चे ही आईसीयू केयर में भर्ती लायक होते हैं, अर्थात सीरियस होंगे। आगे जो तीसरी लहर आएगी उसमें अनुमान लगाया गया है कि 1 से 3% बच्चे ही केवल सीरियस होंगे, उनके लिए आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। बाकी 80-90% बच्चे जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, उनमें किसी प्रकार के सिम्टम ही नहीं आएंगे और वो अपने आप घर में ही ठीक हो जाएंगे। 10 से 20% बच्चे ऐसे होंगे जिनमें कि लक्षण आएंगे। तो इस प्रकार जो है संभावनाएं, संप्राप्ति और लक्षण को देखते हुए हम ये निष्कर्ष कर सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो रोकी जा सकती है
सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के द्वारा और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके और टीकाकरण को बढ़ा करके। अब बच्चों के टीकाकरण पर ट्रायल शुरू हो चुका है पटना और एम्स में, न्यू दिल्ली में। तो इसके रिजल्ट भी 2 से 3 महीने में आने की संभावनाएं हैं। तो उसके बाद जो है बच्चों के टीके की भी इमरजेंसी परमिशन मिल सकती है और हमारे बच्चे भी जो है वो टीका लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।